Yes, good afternoon, all of you. Good afternoon. Okay, so आज हम लोगों को C++ में आगे बढ़ना है। C++ में हमें आज पढ़ना है पॉइंटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है पॉइंटर्स एंड डीएमए। पॉइंटर्स एंड डीएमए। तो जो एजेंडा रहेगा आज का वो रहेगा ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या है, दिस क्या है, डीएमए क्या है, जिसमें न्यू एंड डिलीट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो पॉइंटर को रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए पॉइंटर के बारे में कम से कम 10 पॉइंट्स तो आप लोग बोल सकते हैं। चैट विंडो पे चाहता हूं मैं आप लोगों के पॉइंट्स। देखते हैं कौन क्या बता पाता है पॉइंटर्स के बारे में। बताइए पॉइंटर क्या है, पॉइंटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पॉइंटर, चांद कह रहे हैं कि पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरी गुड। यहां पर नीरज कह रहे हैं पॉइंटर स्टोर रेफरेंस नहीं। यहां पर C++ में बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस स्टोर करता है और पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। और बताइए, और कुछ पॉइंट बताइए। ये तो सभी ने बता दिया, पॉइंटर एड्रेस कंटेन करता है। एस्टेरिस्क सिंबल लगाना होता है इसको डिक्लेयर करते वक्त। वेरी गुड, वेरी गुड राज। हर पॉइंटर वेरिएबल सेम मेमोरी कंज्यूम करता है, यानी पॉइंटर का साइज उसके टाइप पर डिपेंड नहीं करता। लेटेस्ट कन्वेंशन के हिसाब से पॉइंटर 8 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट बताइए। अच्छा, पॉइंटर का टाइप ये बताता है कि वो किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। हम्म, P+1 करके हम नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर ऑलवेज कंटेन्स बेस एड्रेस, है ना। पॉइंटर में हमेशा बेस एड्रेस स्टोर होता है। मुझे अगर फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो पॉइंटर किस टाइप का बनेगा? फ्लोट टाइप का ही बनेगा। यस, चलो ठीक है। तो पॉइंटर के बारे में कुछ कुछ बातें तो हम लोगों को याद है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहां पर। तो पॉइंटर का रिवीजन इसी तरह से होगा। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये पहला पॉइंट तो सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है, मतलब ये तो कम से कम सभी को आता है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि पॉइंटर की इतना बेसिक तो सभी को क्लियर है। पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टार सिंबल, ये भी सबको आता है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। पॉइंटर कंटेंट इज कंसीडर्ड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ऑफ टाइप सेम एज द टाइप ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर जिस टाइप का है उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। साइज ऑफ द पॉइंटर इज फिक्स्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये तो हो गया रिवीजन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या है। देखो, जैसे आप कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपने लिखा कॉम्प्लेक्स C1। तो C1 आपका ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर A और B दो वेरिएबल्स हैं। अब आपको इसका अगर एड्रेस स्टोर कराना है किसी पॉइंटर वेरिएबल में, तो ये पॉइंटर वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्योंकि अभी हमने रिकॉल किया था कि पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप के वेरिएबल को ये पॉइंट करता है। तो अगर C1 का एड्रेस कंटेन कराना है तो पॉइंटर भी कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। फिर हम P के अंदर एड्रेस ऑफ C1 रख लेंगे। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंटर को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलेंगे। समझ में आया ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या है? अ पॉइंटर ऑफ क्लास टाइप which contains address of an object is object pointer. सिंपल। अब जैसे स्ट्रक्चर पॉइंटर पढ़ा था सी लैंग्वेज में, उसी तरीके से सोचो कि पॉइंटर की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो पी एरो ए, पी एरो बी, इस तरीके से। देखो, ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनको एक्सेस करने के लिए या तो मैं C1.A C1.B लिखूंगा,
या फिर मैं स्टार पी डॉट ए स्टार पी डॉट बी लिखूंगा, क्योंकि जब मैं पॉइंटर के पहले स्टार लगाता हूं तो ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो पी पॉइंट कर रहा है C1 को, इसलिए स्टार पी लिखने का मतलब हो जाएगा C1। तो अगर मैं C1 डॉट ए C1 डॉट बी लिख सकता हूं, तो फिर मैं स्टार पी डॉट ए स्टार पी डॉट बी लिख सकता हूं। पर ये जो ब्रैकेट लगाए, ये जो पैरेंथेसिस लगाए हैं, ये लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये पैरेंथेसिस नहीं लगाए तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो डॉट ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा, स्टार को बाद में सॉल्व करेगा, तो प्रायोरिटी के कारण गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। पर ये मिस्टेक कई बार हो जाएगी कि आप पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हैं, इसलिए इस कन्वेंशन को प्रोफेशनली फॉलो नहीं किया जाता। ऐसे ये सही है, कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है। लेकिन फिर पॉइंटर की मदद से अगर मेंबर को एक्सेस करना है तो एरो नोटेशन यूज किया जाता है। तो एरो जब आप यूज कर रहे हो तो यहाँ स्टार नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिंपली पी लिखा है, एरो लगाया है और ए लिखा है, या कोई भी मेंबर। अब वो मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये 3 और 4 उस ऑब्जेक्ट में जाएगा जिसको पी पॉइंट कर रहा है। क्लियर? बताइए इस पूरे में कोई डाउट है किसी को? तो इसमें 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 या इसमें या इसमें किसी में डाउट है तो बताइए। सभी को क्लियर है? चलो गुड। हम्म। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। पॉइंटर बनने पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट बनने पर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। पीयूष क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? एरो लेफ्ट साइड नहीं होता है, एरो सिर्फ राइट साइड ही होता है। ये ऐसा ही होता है ऑलवेज। स्टार पी का मतलब हो जाएगा C1, क्योंकि पॉइंटर जिस, ये हमने पहले ही पढ़ा है, पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है ना, स्टार पी लगा देते हैं तो ये उसको रिप्रेजेंट करने लगता है। ब्लेसन, अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपने ये एरो नोटेशन पढ़ा है। स्ट्रक्चर पॉइंटर में ये पढ़ाया हुआ था। देखो सीधी सी बात है, डॉट का काम क्या है? डॉट क्या करता है? डॉट मेंबर को एक्सेस करने का ऑपरेटर। डॉट के पहले क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट। डॉट के बाद क्या लिखते हो? मेंबर। याद है? इसी तरीके से एरो ऑपरेटर भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए होता है, पर एरो के पहले ऑब्जेक्ट नहीं होता, पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ऐसा पॉइंटर एरो लगा के मेंबर को एक्सेस करता है। तो डॉट के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा, एरो के साथ पॉइंटर लगेगा। क्लियर है? शायद गलती से तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, तो गलत तो फिर गलत ही है, या तो एरर आती है या फिर कुछ गलत एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, चलिए। दिस पॉइंटर, दिस क्या है? सी प्लस प्लस में कीवर्ड। दिस क्या है? सी प्लस प्लस में कीवर्ड। दिस इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन एवरी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस कीवर्ड के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइए। पहली लाइन, दिस इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर, इतने का मतलब पहले बताओ, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लोकल का मतलब मालूम है? क्या तुम्हें ऑब्जेक्ट पॉइंटर का मतलब मालूम है? ध्यान में दिला देता हूं, ऑब्जेक्ट पॉइंटर अभी पढ़ा है तुमने। ठीक है, तो अब यहां बोल रहे हैं दिस एक लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। क्या मतलब हुआ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर का? लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर का क्या मतलब हुआ, बताओ? लोकल मींस किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ है। वेरी गुड क्षितिज। लोकल का मतलब है किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बना हुआ है, लोकल वेरिएबल जैसे बनाते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो ये लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। ऑब्जेक्ट पॉइंटर मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला पॉइंटर। तो दिस क्या है? एक कीवर्ड तो है ही, मतलब आपको इसे डिक्लेयर नहीं करना, ये तो कीवर्ड है ना, पहले से बना हुआ है ना। ठीक है, अब ये जो दिस है एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। ऑब्जेक्ट पॉइंटर है बिल्कुल वैसे जैसे पी बनाया था अभी, ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, तो दिस भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब ये लोकल भी है, मतलब ये किसी फंक्शन के अंदर ही होता है। दिस कैसा है? लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन एवरी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। किस फंक्शन में रहता है?
ये भी बता दिया। किस फंक्शन में रहता है, किस फंक्शन में रहता है ये लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर? ये दिस जो वेरिएबल है ना, ये एक्चुअल में पॉइंटर है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला पॉइंटर, जो मेंबर फंक्शन में होता है। कौन से मेंबर फंक्शन में? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन में। तो किसी भी क्लास में क्या तुम समझते हो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन किसको बोलते हैं? सोचो जरा, क्या तुम समझते हो कि इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्या होता है किसी भी क्लास के अंदर? वेरी गुड राज, बताओ पीयूष, क्या होते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन? जो ऑब्जेक्ट लगाकर कॉल किया जाए, जो ऑब्जेक्ट लगाकर कॉल किया जाए, हाँ, इंस्टेंस मेथड। क्लास में बने मेंबर फंक्शन जो कि बिना स्टैटिक कीवर्ड के बनते हैं। हाँ जी, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होता। विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट समझते हो? कॉलर ऑब्जेक्ट। अब इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है तो उसका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट भी होगा ना। अरे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन जब भी कॉल होता है तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के कॉल होता है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो करंट ऑब्जेक्ट है। उस करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में चला गया? दिस में चला गया। तो जब फंक्शन कॉल होगा तब दिस बनेगा, फंक्शन एंड हो जाएगा, दिस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक। दिस कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन दिस पॉइंटर। तो ये दिस है, ये किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को। मैं कह रहा हूं इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ना, तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ये इसी को पॉइंट करेगा बस। ठीक है, एक बार के फंक्शन कॉल में, मतलब एक लाइफ टाइम में। आया क्या समझ में? चलो अब इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, ये क्या था? ये हम लोगों ने आइटम का प्रोग्राम बनाया था ना, आइटम क्लास का। चलो इसको सबको फ्रेंड को हटा देता हूँ। ये सबको हटा देता हूँ। चलो देखो, अभी क्या है, हमारे पास आइटम नाम की एक क्लास है। मुझे बता सकते हो इसके अंदर कोई इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है क्या? कौन सा है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, कौन सा है? सेट डेटा एंड शो डेटा दोनों इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। तो इन दोनों के अंदर दिस नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है। समझ में आया? सेट डेटा के अंदर भी दिस पॉइंटर वेरिएबल है, और शो डेटा के अंदर भी दिस पॉइंटर वेरिएबल है। मुझे बताओ, क्या कंस्ट्रक्टर में दिस होता है? क्या डिस्ट्रक्टर में दिस होता है? जी हाँ, कंस्ट्रक्टर भी इंस्टेंस मेंबर है, डिस्ट्रक्टर भी इंस्टेंस मेंबर है, इसलिए उसमें दिस होता है। क्या मेन फंक्शन में दिस होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो इंस्टेंस मेंबर नहीं है। तो दिस यहां लिख सकते हैं क्या? दिस एरो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन सेट डेटा के अंदर दिस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक। दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलर ऑब्जेक्ट को। अब मान लो मैंने लिखा I1 डॉट सेट डेटा, और इसमें पास कर दिया 10 और 20। ठीक है, फिर 10 और 20 गया एक्स और वाई में। और मान लो मैंने यहां वेरिएबल का नाम एक्स और वाई नहीं रखा, ए और बी रख दिया, क्योंकि सेट डेटा फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना रहा हूं उसका कुछ भी नाम रख सकता हूं। तो मैंने ए और बी रख दिया, तो फिर एक्स और वाई नहीं है, ए और बी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसका नाम भी ए और बी है। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि सेट डेटा फंक्शन दोनों तरह के वेरिएबल्स को एक्सेस करने का हक रखता है? इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस करने का हक रखता है, और लोकल वेरिएबल को भी एक्सेस करने का हक रखता है। कर ही रहा था। ठीक है, इसके पहले जब एक्स और वाई नाम थे तब वो एक्स और वाई को भी एक्सेस कर रहा था, ए और बी को भी एक्सेस कर रहा था, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा था और लोकल वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा था।
है ना, क्लास में जो बने फंक्शन है उनका ये हक है। पर अभी क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम कर दिया। ठीक है, सेम कर दिया। तो मैंने आपको इनिशियलाइजर लिस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, पर वो तो कंस्ट्रक्टर में था ना, वो तो कंस्ट्रक्टर में था। अच्छा, अभी अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, सेट डेटा फंक्शन के अंदर अगर ए लिखूंगा तो ये कौन सा ए है, लोकल वेरिएबल माना जाएगा। सेट डेटा फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 11 और 12 में जो ए लिखा है, बी लिखा है, उसे लोकल वेरिएबल ए भी माना जाएगा, उसे इंस्टेंस वेरिएबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब दो अलग अलग स्कोप हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप अलग है, लोकल वेरिएबल का स्कोप अलग है, पर सेट डेटा फंक्शन दोनों स्कोप के अंदर आता है ना। सेट डेटा फंक्शन खुद एक स्कोप है जिसके अंदर ए और बी को भी एक्सेस किया जा सकता है, लोकल वेरिएबल, और ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेम क्लैश हो गया, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एरर नहीं आती, बल्कि जो ज्यादा लोकल वेरिएबल होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है। तो उस हिसाब से सेट डेटा फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल है उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो सेट डेटा के अंदर ए और बी एक्सेस करूंगा तो लोकल वेरिएबल ए और बी माने जाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो फिर अब मैं चाहता हूं असाइन लाइन नंबर 11 और 12 में असाइनमेंट के राइट साइड में तो ए और बी सही लिखा है, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल ही लिखना चाहता हूं। असाइनमेंट के राइट साइड में लाइन नंबर 11 और 12 में देखो, ए लिखा है, बी लिखा है, ये तो सही लिखा है, इसको मैं लोकल वेरिएबल ए और बी ही लिखना चाहता हूं। पर असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए लिखा है, ये लोकल वेरिएबल ए नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल ए। तो फिर क्या किया जाए? विशाल बिल्कुल सही हो आप, देखो बिल्कुल सही है, दिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर जो लोग दिस डॉट ए बोल रहे हैं महागधे इंसान है। दिस क्या है, दिस क्या है, दिस क्या है, पॉइंटर है ना। क्या आप इस चीज को भूल चुके हो कि पॉइंटर के द्वारा जब भी मेंबर को एक्सेस किया जाता है तो कैसे एक्सेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जाता है तो कैसे एक्सेस किया जाता है। अब दिस ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर, है ना चांद? तुम तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तुम तो दिस और ए का मल्टीप्लाई करने लगे, कुछ तो भी कर रहे हो। यहाँ तो दो ही ऑप्शन थे, ऑब्जेक्ट के साथ लिखोगे तो डॉट लगाओगे, पॉइंटर के साथ लिखोगे तो एरो लगाओगे। अब दिस क्या है? मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है दीपंकर कि ये तरीका सही है, पर इसको प्रोफेशनली अवॉइड किया जाता है, कारण भी बता दिया। तो या तो हम ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको दिस डॉट ए लिखना है कि दिस एरो ए लिखना है, कैसा लिखना है। दिस एरो लिखना है, समझ में आ रहा है? दिस डॉट नहीं लिखना है, दिस एरो लिखना है। तो यहां लिखेंगे दिस एरो ए, यहां पे लिखेंगे दिस एरो बी। आया समझ में? दिस एरो ए, दिस एरो बी। इससे क्लियर हुआ कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए और बी हैं वो किसके हैं? दिस के हैं। दिस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके हैं। दिस किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? करंट ऑब्जेक्ट को। करंट ऑब्जेक्ट कौन है? I1। अभी आया समझ में अच्छे से? सो व्हेन टू यूज दिस पॉइंटर, दिस पॉइंटर कब यूज करना है? नेम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अभी कराया, ए और बी लोकल वेरिएबल भी हो गए थे, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल भी हो गए थे, तो इन दोनों के बीच में नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हमने दिस का यूज करके नेम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया। अरे, अरे, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी ने 2 शादियां करी हैं, ठीक है। अब ये लड़का दोनों को मम्मी बोलेगा, कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा ना। तो क्या करता है वो, एक को बोलता है बड़ी मम्मी, एक को बोलता है छोटी मम्मी, ठीक है। किसी तरीके से तो कंफ्यूजन दूर करना है ना। हाँ, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो वैसे ही सोचो कि यहाँ पे भी नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो लोकल वेरिएबल ए को तो ए बोल दोगे चलेगा, ठीक है। उसने अपनी मम्मी को तो मम्मी बोला, सही है, और दूसरी वाली जो मम्मी है उनको बोला बड़ी मम्मी, ठीक है। असली मम्मी नकली मम्मी, असली मम्मी को तो मम्मी बोलोगे, दूसरे वाले को नकली मम्मी बोल दोगे, बड़ी मम्मी बोल दोगे, छोटी मम्मी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे।
तो कहने का मतलब ये है कि एक ए है, एक दिस एरो ए है, ठीक है। दिस एरो ए बोलकर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये लोकल वेरिएबल ए नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल ए। दूसरा, whenever it is required to represent current object in the in instance member function, जैसे मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ग्रेटर, एक ग्रेटर नाम का फंक्शन बनाता हूं जो आइटम टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और आइटम टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। हो सकता है, हो सकता है। अब सोचो, मैंने यहां पर I1 और I2 दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब मुझे बताओ I1 I2 में कौन बड़ा है, ये डिसाइड करना है। मैंने लिखा I1 डॉट ग्रेटर I2, और जो रिजल्ट आएगा वो I3 में स्टोर करूंगा। आया समझ में? I3 में क्या स्टोर होगा, या तो I1 स्टोर होगा या I2 स्टोर होगा। समझ में आया? I1 या I2 में से कुछ स्टोर होगा। अब दोनों को बड़ा छोटा कैसे दिखेंगे? सपोज करो जिसके ए और बी का सम बड़ा है वो बड़ा ऑब्जेक्ट। समझ गए? अगर I1 के ए और बी का सम बड़ा है तो I1 बड़ा है, और I2 के ए और बी का सम बड़ा है तो I2 बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको रिटर्न कराओ। करो जरा, ग्रेटर फंक्शन की कोडिंग करो। मैं देता हूं तुम्हें 1 मिनट का टाइम, करके बताओ। ग्रेटर फंक्शन के अंदर की कोडिंग करके बताओ। जिस ऑब्जेक्ट के ए और बी का सम बड़ा होगा वो ग्रेटर है। वेरी गुड विशाल। यस, और किसी से बना विशाल के अलावा? और कोई नहीं कर पाएगा? अरे गधे हो फिर। देखो, दीपंकर अधूरा है। यदि a प्लस बी करने पर बड़ी वैल्यू आ रही है obj डॉट ए प्लस obj डॉट बी से, आया समझ में कि नहीं? तो क्या रिटर्न कराना है वो सोचो, एल्स क्या रिटर्न कराना है वो सोचो। देखो सीधी सी बात है, अगर a प्लस बी बड़ा है तो I1 बड़ा है, तो I1 रिटर्न कराओगे, और नहीं तो I2 रिटर्न कराओगे। सही लिखा है, गलत लिखा है? क्या गलती है? I2 नहीं होगा, तो I2 की जगह क्या होगा? OBJ होगा, है ना, क्योंकि I2 का डेटा OBJ में कॉपी हो गया है ना। यहाँ I2 तो लिख नहीं सकते हो, यहाँ ग्रेटर फंक्शन में I2 तो कुछ है ही नहीं, OBJ रिटर्न कराओगे। ठीक है, और इधर, इधर क्या करोगे? I1 की जगह क्या लिखोगे? सुनील महतो, एड्रेस नहीं रिटर्न कराना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। शुभम, ए और बी का सम नहीं रिटर्न कराना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। सही है दीपंकर, सही है राज। और शुभम कुमार, आप तो बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हो। नहीं अभिषेक। जनार्दन, एड्रेस नहीं रिटर्न कराना है बोला तो अभी। जनार्दन बोल रहे हैं दिस लिख देंगे। दिस लिखोगे तो क्या रिटर्न होगा? एड्रेस रिटर्न होगा ना। और हमें क्या रिटर्न करना है? ऑब्जेक्ट। स्टार दिस लिखना पड़ेगा। आया समझ में? स्टार दिस लिखना पड़ेगा।
तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ो। whenever it is required to represent current object in instance member function। दिस पॉइंटर कब कब यूज होता है? एक तो जब नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का, या फिर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो हम दिस का यूज करते हैं। और ये दोनों चीजें इस एग्जांपल से क्लियर हो गई हैं। एक ये पहला वाला पॉइंट और ये दूसरा वाला पॉइंट। एनी डाउट? दिस अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएमए। फुल फॉर्म बता दें जरा डीएमए का। फुल फॉर्म बता दीजिए डीएमए का। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जब डीएमए पढ़ते हैं तो साथ में देखते हैं एसएमए। ठीक है, जब जब डीएमए पढ़ोगे साथ में क्या देखोगे? एसएमए भी समझेंगे। एसएमए का मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं आता है तो आज सीख ही जाना। ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इस टॉपिक के बिना डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपका वीक रह गया, अगर सी लैंग्वेज में आपने इसको नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, गलती करी, अभी फिर मौका आ रहा है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपके हाथ से निकल जाएगा। बहुत दिक्कत जाएगी आपको डीएसए समझने में। इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना। एसएमए है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कई लोगों को गलतफहमी ये होती है कि एसएमए का मतलब होता है कंपाइल टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन। जी नहीं। वेरिएबल्स दो तरह से बनाए जाते हैं, पर पहले बताओ वेरिएबल क्यों बनाए जाते हैं? ये सबको पता है। वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं हम प्रोग्राम के अंदर? प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस डेटा को तब तक प्रिजर्व करके रख सके जिस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जब तक कि वो ऑपरेशन परफॉर्म ना हो जाए। अगर आपको दो नंबर को ऐड करने का कोड लिखना है, तो जब तक दो नंबर का एडिशन का टास्क कंप्लीट नहीं होता है, आप उन दो नंबर्स को किसी वेरिएबल में रखना चाहते हो। तो वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम के लाइफ टाइम में वो जरिया है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि उस डेटा का यूजेज प्रोग्राम के अंदर हो रहा है। यहां डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। वेरिएबल्स में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। वेरिएबल का अपना एक लाइफ टाइम होता है। वेरिएबल का अपना एक लाइफ टाइम होता है, एक स्कोप होता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का अपना एक लाइफ टाइम होता है, एक स्कोप होता है। जब तुम बोलते हो लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल का अपना एक लाइफ टाइम है, एक स्कोप है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? कि जब मैं बोल रहा हूं लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल तो एक फंक्शन की बॉडी है, उसी के अंदर उसकी लाइफ है, उसी के अंदर आप उसे एक्सेस करते हो। अगर मैं बोलता हूं कोई वेरिएबल है जो है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, तो इस वेरिएबल का लाइफ टाइम है ऑब्जेक्ट। जब तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल रहेंगे। ऑब्जेक्ट खत्म तो ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम है ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम। ठीक है, फिर स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है? जब तक क्लास एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर क्लास जब लोड हुई तब से लेके जब तक अनलोड नहीं हो रही है। नॉर्मली कब अनलोड होती है? जब प्रोग्राम एंड होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को प्रोग्राम में शुरू से आखिरी तक मेमोरी मिली रहती है। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या है? ग्लोबल वेरिएबल्स को भी मेमोरी शुरुआत से आखिरी तक मिली रहती है। तो जब हम बोलते हैं कि सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं स्कोप के आधार पे, बताओ, इंटरव्यू में कभी पूछा जाए। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। अकॉर्डिंग
टू स्कोप, स्कोप के बेसिस पे तो कितने तरह के हैं? 1 2 3 4 5, 5 तरह के हैं। कौन कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, और स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एंड स्टैटिक लोकल वेरिएबल। 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं सी प्लस प्लस में स्कोप के आधार पे। समझ में आया सभी को? अभी इसके बारे में फिर बात करूंगा, अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए समझाया इसको मैंने। वापस आते हैं इस पर, एसएमए और डीएमए। एसएमए डीएमए, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। सुनिए ध्यान से, वेरिएबल बनाने के 2 तरीके होते हैं, एसएमए और डीएमए। एसएमए और डीएमए वेरिएबल बनाने के 2 तरीके हैं। एसएमए वाले वेरिएबल बनाते कैसे हैं? एसएमए वाले वेरिएबल बनाने के लिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा जाता है, जैसे इंट ए, फ्लोट के, कैर सी एच, ठीक है, इंट स्टार पी, स्ट्रक्ट बुक B1, या सिंपली लिखो बुक B2, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स C1, ठीक, या आपने लिखा कॉम्प्लेक्स पॉइंटर। ये सब क्या है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। यस, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए जो भी वेरिएबल बनाए जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं? एसएमए वाले वेरिएबल्स। सिंपल है, एसएमए वाले वेरिएबल्स डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से बनाए जाते हैं, इसीलिए उनका टाइप क्लियर है। ये इंट टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये कैर टाइप का है, ये इंट टाइप का है, ये बुक टाइप का है, ये बुक टाइप का है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। टाइप इज क्लियर, क्योंकि डिक्लेरेशन में सिंटेक्स कहता है कि पहले डेटा टाइप लिखो फिर वेरिएबल का नाम लिखो। इसीलिए एसएमए वाले वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से बनते हैं और उसमें क्लियर रहता है कि वो किस डेटा टाइप के हैं। और इसी कारण हमें यह भी पता चल जाता है कि वो वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। यस और नो? वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? किस तरह का कंटेंट ये स्टोर कर सकता है? ये केवल इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये कैर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ये एड्रेस स्टोर करेगा इंट ब्लॉक का, ये बुक टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ऐसे करके क्लियर है कि नहीं है? और ये बातें कब क्लियर हो जाती हैं? ये बातें कब क्लियर हो जाती हैं? ये बातें कंपाइल टाइम पे क्लियर हो जाती हैं। कंपाइल टाइम पे ये तय हो जाता है कि ये वेरिएबल बनेगा, कितनी मेमोरी लेगा, किस टाइप का होगा, किस टाइप का डेटा कंटेन करेगा। ये सारी बातें कब तय हो जाती हैं? कंपाइल टाइम पे। न केवल इतना, ये भी पता चल जाता है कि ये वेरिएबल इन 5 में से किस प्रकार का है, इसलिए डिस्कस किया था। अरे भाई, ये लाइन तुमने कहाँ लिखी? क्लास के और फंक्शन के बाहर लिखी तो ग्लोबल वेरिएबल है। ये लाइन कहाँ लिखी? क्लास के अंदर लिखी, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ये लाइन कहाँ लिखी? क्लास के अंदर लिखी, लेकिन उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड भी लगा दिया तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये लाइन कहाँ लिखी? फंक्शन की बॉडी के अंदर, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है इस तरह से? तो कंपाइल टाइम पे ये पता चल जाता है कि ये वेरिएबल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा, क्योंकि लाइफ टाइम तो किससे डिसाइड होता है कि वो स्कोप के आधार पे किस तरह का वेरिएबल है। यस और नो? ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी लाइफ क्या होगी, स्कोप क्या होगा? अगर अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका लाइफ क्या होगा? टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में उसकी लाइफ टाइम होगी। स्कोप क्या होगा? ग्लोबल, कहीं से भी एक्सेस कर लो। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा? फंक्शन जिसमें वो डिक्लेयर्ड है। स्कोप भी क्या होगा? वो फंक्शन जिसमें वो डिक्लेयर्ड है। इंस्टेंस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक
वो एक्सेस होगा। ठीक है, ठीक है। स्कोप क्या होगा, स्कोप क्या होगा, मेंबर फंक्शन में से एक्सेस होगा, मेंबर फंक्शन, ठीक, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके एक्सेस होगा। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इसका लाइफ टाइम क्या है, इसका लाइफ टाइम भी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। ठीक, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है इस मेंबर फंक्शन, चाहे वो स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, मेंबर फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पब्लिक है तो ठीक, बाहर से भी एक्सेस हो जाएगा। और स्टैटिक लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, लेकिन स्कोप केवल एक फंक्शन के अंदर तक रहता है। ठीक है ना। तो इन सब, पहले तुम्हें पता चल जाए कि कोई वेरिएबल इन पांचों में से किस टाइप का है, उसके बाद तुम लाइफ भी बता सकते हो, स्कोप भी बता सकते हो। यस और नो, ये नोट्स में आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए लिखे जाते हैं। ये जो तुम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखते हो ना प्रोग्राम के अंदर, ये एक्शन स्टेटमेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर द्वारा इनको हैंडल किया जाता है, और उसके बाद प्रोग्राम से इन स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन होने वाले स्टेटमेंट नहीं होते, तो कंपाइलर के लिए लिखे जाते हैं, और कंपाइलर इनको पढ़कर ये पता लगा लेता है कि कोई वेरिएबल किस टाइप का है इन पांचों में से। इसीलिए कंपाइलर उसी समय तय कर लेता है कि इस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, स्कोप क्या है, और उसका साइज क्या होगा, किस तरह का कंटेंट वो स्टोर कर सकता है वगैरह। ये सारी बातें कब तय हो गई हैं, कंपाइल टाइम पे। पर क्या मेमोरी कंपाइल टाइम पे मिली है? नहीं, मेमोरी तो प्रोग्राम को जब रन करते हो तभी मिलती है, पर कितनी मेमोरी मिलना है ये तय हो गया था कंपाइल टाइम पे। लाइफ कब शुरू होगी कब खत्म होगी ये तय हो गया था कंपाइल टाइम पे। किस तरह का कंटेंट इसमें स्टोर होगा, कहां कहां से एक्सेसिबल होगा, ये तय हो गया था कंपाइल टाइम पे। पर मेमोरी उसको मिलेगी जब प्रोग्राम रन होगा। समझ में आया है ना। तो रन टाइम पे मेमोरी मिलती है चाहे कोई भी वेरिएबल हो, पर डिसीजन इसमें कंपाइल टाइम पे हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। फिर आपने सोचा कि ए नाम का वेरिएबल इन टाइप का बन गया, अब आप सोच रहे हो नहीं नहीं ए वेरिएबल को ना अपन फ्लोट टाइप का बना दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब वो हो गया चेंज, वो हो गया फिक्स, है ना। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे जो डिसाइड हो गया हो गया। अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। तो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ रखा है मैलॉक नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन, कैलॉक नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन। इन दोनों की मदद से आप सी लैंग्वेज में मेमोरी का एलोकेशन डायनेमिकली करते हो, और सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, क्योंकि सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज सी में भी थी, सी प्लस प्लस में भी थी। पर अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह के वेरिएबल बनाता है। मतलब पांच तरह के वेरिएबल्स हैं ना स्कोप के आधार पे। तो मैलॉक की मदद से जो वेरिएबल बना, या कैलॉक की मदद से जो वेरिएबल बना, वो डायनेमिक मेमोरियलाइजेशन वाला वेरिएबल कहला रहा है। क्या ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है? नहीं नहीं, ये तो एक्शन स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब कंपाइलर को ये लाइन देखकर बिल्कुल पता नहीं चलता कि वेरिएबल किस स्कोप का है, क्या नाम है, क्या उसमें टाइप है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना डिसीजन वो ले पा रहा। तो रन टाइम पे ही डिसाइड होगा इनके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए सारे डिसीजन रन टाइम पे हो रहे हैं इसके बारे में, तो बोल रहे हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। इसमें कंपाइल टाइम पे डिसीजन हो रहा है जो कि रन टाइम पे चेंज नहीं हो पाएंगे, इसलिए बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। तो मैलॉक और कैलॉक की मदद से बनने वाला वेरिएबल इनमें से कौन सा है? तो स्कोप के आधार पे उसकी कोई कैटेगरी ही नहीं है, इन सबको छोड़ दो, क्योंकि ये एप्लीकेबल है केवल एसएमए वाले वेरिएबल्स पे। ये जो चीज है ना, ग्लोबल लोकल इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक, ये सब कुछ किसके लिए है? एसएमए वाले वेरिएबल्स के लिए। डीएमए वाले वेरिएबल्स पे ये लागू ही नहीं होता। क्लियर हुआ? डीएमए वाले वेरिएबल को आप लोकल ग्लोबल ये सब कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है ना। हम्म। तो इनको जो मेमोरी मिलती है वो कहाँ मिलती है? इनको मेमोरी मिलती है हीप में।
आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए जो मेमोरी मिलती है उसका एक एरिया है जिसको हीप बोलते हैं, और उस एरिया में ही मेमोरी मिलती है। ठीक है, अच्छा ये मेमोरी रन टाइम पे ही मिलेगी, और रन टाइम पे तो खैर इसको भी मिलती है। ठीक है, लेकिन इसको जो मेमोरी मिलती है वो स्टैक में मिलती है। ठीक है, स्टैक में मिलती है। इसको जो मेमोरी मिलती है कहाँ मिलती है? हीप में मिलती है। इसको मेमोरी कहाँ मिल रही है? स्टैक में। तो ये वाले वेरिएबल्स को मेमोरी अलग जगह मिलती है, ये वाले वेरिएबल्स को मेमोरी अलग जगह मिलती है। ठीक, तो आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए जो मेमोरी मिलती है उसके लॉजिकली 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है स्टैक, एक हिस्सा कहलाता है हीप, एक हिस्सा ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए होता है, इसको डेटा बोलते हैं, और एक हिस्सा इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। समझ में आया? तो प्रोग्राम जब रन होता है तो लॉजिकली ऐसे 4 हिस्से होते हैं। ओके, अब ये जो वेरिएबल मैलॉक कैलॉक की मदद से बन रहे हैं ना, इनका कभी कोई नाम नहीं होता। ठीक है, नो नेम ऑफ डीएमए वेरिएबल्स। ठीक है, डीएमए वेरिएबल्स का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो फिर इनको एक्सेस कैसे करते हैं? एड्रेस की मदद से। ठीक है, सिर्फ एड्रेस की मदद से। ठीक है, सी लैंग्वेज में जब हमने मैलॉक फंक्शन पढ़ा था तो हमने समझा था कि मैलॉक की मदद से हम मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं, तो हम सिर्फ मैलॉक में पास करते हैं साइज, जैसे कि 4। तो 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा मैलॉक, जिसको आप किसी पॉइंटर में रखोगे। तो वो पॉइंटर की मदद से ही मैं इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करूंगा, अदरवाइज इस मेमोरी ब्लॉक का कोई नाम नहीं है। नाम के साथ साथ इसका कोई टाइप भी नहीं स्पेसिफाई किया। याद है, मैलॉक फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम टाइप नहीं बता पाते, केवल साइज बता पाते हैं। अब ये इंट टाइप का मानना है कि फ्लोट टाइप का मानना है, ये आपके हाथ में। उसके लिए पी पॉइंटर को आप जिस टाइप का बनाओगे, अगर पी पॉइंटर इंट टाइप का बनाया है तो फिर पी इंट पॉइंटर है तो वो इस ब्लॉक को भी इंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, और अगर पी को फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाया है तो इस वेरिएबल को भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। तो सारा खेल इस बात पे है कि जो पॉइंटर इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा उसका टाइप क्या है। तो मैलॉक में आप ये तो बता सकते हो कि कितना बड़ा वेरिएबल बनाना है, पर ये नहीं बता सकते कि किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। वो सब कुछ आप पॉइंटर के टाइप से डिसाइड करोगे। क्लियर है ये बात? मैलॉक और कैलॉक में फर्क सिर्फ इतना है, मैलॉक में एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कैलॉक में 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। मैलॉक में जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो कहलाता है साइज ऑफ द वेरिएबल। कैलॉक में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है साइज ऑफ द वेरिएबल, पर पहला आर्ग्यूमेंट होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यानी आप बना देते हो एरे। जैसे आपने बोल दिया कि 5 वेरिएबल्स बना दो 4 बाइट्स के, तो यहाँ 5 वेरिएबल्स बन जाएंगे 4 बाइट्स के, और ये एरे ही है, ये इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0 से 4 तक, और इसका एड्रेस ये रिटर्न करेगा किसी पॉइंटर में आप रख लोगे। क्लियर है? तो पॉइंटर की मदद से एरे को कैसे एक्सेस करते हैं वो तो आपको आता ही है। तो मैलॉक और कैलॉक में आपको फर्क भी समझ में आ गया। ठीक है ना? मैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, जबकि कैलॉक की मदद से बनने वाले एरे में बाय डिफॉल्ट 000 वैल्यूज होती है। ठीक, now what is the lifetime of malloc lifetime of dma variable? Life of dma variable is till the end of program or until free function explicitly release its memory। तो डीएमए की मदद से बनने वाला वेरिएबल तब तक मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस वेरिएबल की मेमोरी को अब रिलीज करा दिया जाए तो आपको एक्सप्लिसिटली फ्री फंक्शन को कॉल करके उसमें इस वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ेगा, जिससे कि ये वेरिएबल की मेमोरी हो जाएगी रिलीज। समझ में आया? तो हम लोग जब मैलॉक कैलॉक पढ़ते हैं तो साथ में एक फ्री फंक्शन भी पढ़ते हैं, और फ्री फंक्शन भी सी में था, C++ में भी काम करेगा। जब आपको लगता है कि आपको एक सिंगल वेरिएबल बनाना है, मैलॉक कॉल कर लीजिए। जब आपको एक एरे बनाना है, कैलॉक कॉल कर लीजिए। हालांकि मैलॉक की मदद से भी आप एरे तो बना ही सकते हैं,
क्योंकि साइज आपको डिसाइड करना है, पॉइंटर आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसको यूज करना चाहते हैं। हाँ, इसमें एक फंक्शन रीअलॉक भी होता है, वो मैलॉक एलॉक की मदद से मिली मेमोरी को रीसाइज करने के काम आता है। बोलिए, क्या इतना समझ में आया आपको? मैलॉक कैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल का कोई नाम नहीं है। हम कोई साइज स्पेसिफाई नहीं कर, हम टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, केवल साइज बताते हैं। पॉइंटर की मदद से ही इनको एक्सेस किया जाता है, तो जिसका पॉइंटर कमजोर है वो इनको एक्सेस करने में उसको दिक्कत होगी। लाइफ टाइम क्या होता है, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक ये मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, या फिर आप एक्सप्लिसिटली इसकी मेमोरी को रिलीज कराने के लिए फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे। फ्री फंक्शन जब कॉल होगा और उसमें उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस पास करोगे तो उसकी मेमोरी होगी रिलीज। ठीक है, समझ में आया? क्या आपको याद है मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट? मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट याद है? ओके। जब भी आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ मेमोरी मिलती है, तो अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल बना रखा है, ध्यान समझो चांद, है ना, तुम्हारा ये पोर्शन वीक है ना, ध्यान से सुनना। तुमने किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया है, तो ये कंपाइल टाइम पे तय हो गया है, क्योंकि ये एसएमए वाला वेरिएबल है, कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तब इस ए वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, और जब ये फंक्शन एंड होगा इस वेरिएबल की मेमोरी ऑटोमेटिकली रिलीज भी हो जाएगी। यस और नो? अच्छे से क्लियर है ये बात? तो लोकल वेरिएबल बोल रहा हूं मतलब वो एसएमए वाला ही होगा, क्योंकि डीएमए वाले वेरिएबल को तो लोकल ग्लोबल कुछ बोलते नहीं है। तो अगर मैं किसी वेरिएबल को बोल रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल है, तो ये कॉमन सेंस है ना कि मैं एसएमए वाले वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एसएमए वाले वेरिएबल का लाइफ टाइम कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुका है। पर मान लो कोई फंक्शन है, उसके अंदर तुमने एक पॉइंटर बनाया, और उस पॉइंटर के अंदर मैलॉक की मदद से एक वेरिएबल बना के उसका एड्रेस रख दिया, तो क्या हुआ, एक मेमोरी ब्लॉक बना, ये पी बना, पी इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? इसका तो कोई नाम नहीं है, मैलॉक की मदद से बनाया। इसको ना मैं लोकल बोलूंगा ना मैं ग्लोबल बोलूंगा, ये तो डीएमए वाला वेरिएबल है। पी इसको पॉइंट कर रहा है। पी कैसा वेरिएबल है, ऐसे में कि डीएमए? पीयूष, क्या पूछते हैं तुम, क्या जवाब देते हो बेटा? हाँ, ऐसे में है कि डीएमए, ये बताना है तुम्हें। ये एसएमए वाला वेरिएबल है क्योंकि डिक्लेरेशन से बना है, क्योंकि इसका कुछ नाम है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एसएमए वाला वेरिएबल है। अब ये जो एसएमए वाला वेरिएबल है, तो ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि एसएमए वाला वेरिएबल है, स्कोप के आधार पर कैटेगरी बनेगी, तो ये लोकल वेरिएबल है। तो जब फंक्शन खत्म होगा ये डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ठीक है। मैलॉक वाला जो वेरिएबल है, क्या ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा? नहीं नहीं, ये लोकल वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो क्या ये फंक्शन एंड होगा तो इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी? नहीं होगी। ठीक है, जब ये फंक्शन एंड होगा तो इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन पी की मेमोरी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। ठीक है, तो जब पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस वेरिएबल का तो कोई नाम नहीं है, इसको एक्सेस कैसे करोगे? क्या तुम इसको एक्सेस कर पाओगे? तो ये कहलाता है मेमोरी लीक, क्योंकि ये वो मेमोरी है जिसको अब तुम यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे प्रोग्राम को तो एक लिमिटेड मेमोरी मिली है ना, लिमिटेड है ना तुम्हारे प्रोग्राम को मिली मेमोरी। तो उसमें से अगर इतनी मेमोरी अब तुम यूज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे हाथ से तो निकल गई, मेमोरी लीक हो गई। अभी ऐसे तुमने कई बार इस फंक्शन को, पता चला इस फंक्शन को तुमने 50 बार कॉल कर लिया, तो 50 बार अलग अलग वेरिएबल्स बनेंगे, सबकी मेमोरी लीक होती जाएगी। समझ रहे हो कितना नुकसान हो रहा है? तो बहुत सारी मेमोरी लीक हो जाएगी, तो तुम्हारे प्रोग्राम में रन होने के लिए जितनी मेमोरी मिली थी उसमें से कुछ मेमोरी खराब। तो क्या हो गया, जगह कम बची है प्रोग्राम को रन करने के लिए। बाकी नए वेरिएबल्स बनेंगे, कहां बनेंगे? तो प्रोग्राम मेमोरी लिमिट को एक्सीड करने लगेगा, तो एरर के कारण एंड हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। इसीलिए तुम्हें मेमोरी की बचत समझ में आनी चाहिए। अगर तुम्हें मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुम एक खराब प्रोग्रामर बनोगे सी++।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, कोई बोलता है कि अरे सर एक वेरिएबल की मेमोरी लीक हो भी गई तो मेरा क्या जा रहा है। ये जो सोच है ना, यही प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो, यही प्रॉब्लम है कि अरे एक की मेमोरी अगर लीक हो भी रही है तो फर्क क्या पड़ रहा है। ये कोई हार्डवेयर डैमेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रोग्राम एंड होगा तो सबकी मेमोरी वैसे भी रिलीज हो जाएगी। प्रोग्राम एंड होने के बाद मेमोरी लीक का कुछ नहीं है दिक्कत। लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तो मुझे मेमोरी की जरूरत है, उसमें से मेमोरी की कमी पड़ गई तो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल की आपको आपको कद्र नहीं है कि उसकी मेमोरी लीक हो रही है, उसकी चिंता नहीं है, तो कल को जब प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग करोगे तो क्योंकि तुम इस चीज की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि तुम्हें इस चीज की गंभीरता का एहसास नहीं है, तुम ये मिस्टेक बड़े स्केल पे कर दोगे और वो खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। इसीलिए हमें बचत के बारे में सोचना चाहिए। हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है अगर हम रोज 5 रुपए की बिजली फालतू व्यर्थ कर देते हैं। 5 रुपए की बिजली फालतू व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन भैया 5 रुपए की बिजली एक दिन में व्यर्थ कर रहे हो, 30 दिन में कितना हो गया? 150 रुपए हो गया, है ना। साल भर में 1800 रुपए हो गया। फिर पता चलता अरे 1800 रुपए में तो कोई नया कोर्स खरीद सकते थे। समझ में आ रही बात? एक नया कोर्स खरीद सकते थे, जिंदगी बना सकते थे। पर वो 5 रुपए की अहमियत हमें नहीं समझ में आ रही थी। हमें 5 ही रुपए तो है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको बचत की आदत होनी चाहिए। तो इसकी मेमोरी लीक को बड़े गंभीरता से लो। अब ये जो मेमोरी लीक है, ये जो मेमोरी ब्लॉक है, ये मेमोरी लीक से बचाना है। तो इसके 2 उपाय बताता हूं। पहले तो ये समझो, ये फंक्शन एंड होने के बाद भी क्या तुम चाहते हो कि ये मेमोरी ब्लॉक एग्जिस्ट करे? देखो दोनों सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है तुम चाहते हो सकता है तुम नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि इसकी जरूरत अब खत्म हो गई है, फंक्शन खत्म, इसकी भी जरूरत खत्म हो गई है, तो इसकी मेमोरी को रिलीज हो जाना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि नहीं, फंक्शन खत्म होने के बाद भी मुझे इस मेमोरी ब्लॉक की जरूरत है, इसमें जो डेटा है उसकी जरूरत है, तो मैं चाहूंगा फंक्शन खत्म होने के बाद भी ये मेमोरी एग्जिस्ट करे। प्रोग्राम कैसा बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कैसी जरूरत पैदा हो रही है, पर दोनों की संभावना है ना। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस फंक्शन के खत्म होने के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम यहां पर फ्री फंक्शन को लिखो, उसमें पी लिखो। पी नहीं रिलीज हो रहा, अरे वैसे भी फ्री फंक्शन एसएमए वाले वेरिएबल्स को रिलीज नहीं करता। और मैं यहां पी लिखकर पी की वैल्यू यानी कि एड्रेस इस वेरिएबल का पास कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? पी के अंदर क्या है? इस वेरिएबल का एड्रेस। जैसे 1000 एड्रेस है तो 1000 पास किया है तुमने, तो इसका मतलब है इसका एड्रेस पास किया है, तो फ्री क्या होगा? फ्री ये वाला वेरिएबल होगा, ना कि पी होगा। वैसे भी एसएमए वाले वेरिएबल को थोड़ा ना तुम फ्री करा सकते हो। फ्री लिखकर भी तुम एसएमए वाले वेरिएबल को थोड़ा ना फ्री कराओगे, क्योंकि उसके बारे में तो कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। फ्री फंक्शन की मदद से केवल डीएमए वाले वेरिएबल को ही मेमोरी रिलीज करा सकते हो, एसएमए वाले वेरिएबल की मेमोरी रिलीज नहीं करा सकते हो। तो फ्री फंक्शन ने इस मेमोरी को कर दिया रिलीज। पर ये तो तुम तभी लिख सकते हो ना जब तुम्हारे पास पी है। ये फ्री वाली लाइन तुम सोचो कि अंदर ना लिखी जाए, बाद में कभी लिख लेंगे, तो बाद कभी नहीं आने वाला, क्योंकि पी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसके बाद में। इसलिए अगर ये लिखना है तो फंक्शन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। और अगर तुम कहते हो नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि फंक्शन एंड होने के बाद भी मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकूं, मैं इसकी मेमोरी को रिलीज नहीं करना चाहता, ठीक है, तुम मत करो फ्री, मत करो फ्री, तुम रिटर्न करा दो। रिटर्न करा दो किसको? पी को। पी को रिटर्न करा दो। तो जैसे ये फंक्शन है ना, इसका नाम होगा मान लो F1, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट स्टार। इंट स्टार क्यों इंट स्टार? क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है। पी की वैल्यू क्या है? एड्रेस, ठीक है। तो जहां से भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा, जहां से भी ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वहां पर भी कोई पॉइंटर बनाया होगा हमने, वो पॉइंटर भी कैसा होगा? इंट टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पीटीआर पॉइंटर है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर पी कल को रिलीज भी हो गया तो ये पीटीआर तो इसको पॉइंट कर रहा है ना। एटलीस्ट किसी के पास एड्रेस होना चाहिए जिसको तुम एक्सेस कर सको। पीयूष 2 स्टार लगा के मत बना देना पीटीआर, हाँ ये ब्लंडर मत करना। राज सिंह बताओ, लिख दो ना अपना डाउट। बोलो। अच्छा, अनम्यूट किया है। सर हम्म। सर
को ये पूछना था कि अगर हमने ग्लोबली एक पॉइंटर बनाया, उसमें हमने कोई एरे डाल दिया, उस एरे को हमने कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, तो अगर हमने बाद में भूल के अगर हमने उसी पॉइंटर पे किसी और चीज का एड्रेस डाल दिया, तो क्या वो एरे को हम मेमोरी लिख पाएंगे? आपने आपके पास कोई और तरीका है उस एरे को एक्सेस करने का? नो सर। तो वो तो मेमोरी लीक हो गया ना। आपने एरे कैसे बनाया है? सर डीएमए से ना? एसएमएस है। एसएमएस नो से सर, कैसे बना? एसएमएस है। जैसे सर, जैसे नहीं सर, जैसे स्ट्रिंग में नहीं लिख देते हैं, string इक्वल टू स्ट्रिंग का कोई भी नाम लिख देते हैं ऐसे। नहीं नहीं, वो देखो, वो ऐसे एक्चुअल में वहां पे तुमने ना वो एसएम है ना वो डीएम है, समझो बात को। तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि जैसे तुमने लिखा कैर स्टार पी असाइन भोपाल, ऐसा। यस सर। तो बेटा ये जो है ना, ये ना एसएम है ना डीएम है। मेमोरी एलोकेशन कहाँ ओके हुआ? सर। मेमोरी एलोकेशन समझ रहे हो कि ये मेमोरी ब्लॉक मैंने रिजर्व कर दिया है। यस सर। इस मेमोरी ब्लॉक को मैं इस्तेमाल करूंगा अपना डेटा रखने के लिए, कभी भी डेटा चेंज करने के लिए। मेमोरी ब्लॉक का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अभी तुमने डबल कोट्स यस में सर। भोपाल लिखा, तो ये भोपाल डेफिनेटली कहीं पर मेमोरी के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो मेमोरी ब्लॉक रिजर्व थोड़ी कराया, रिजर्वेशन समझ रहे हो ना। यस सर। तो मेमोरी ब्लॉक का रिजर्वेशन होता है, तो मेमोरी एलोकेट होती है, डी एलोकेट होती है। यस सर। तो वो ना तो एसएम है ना डीएम है। ओके सर, थैंक यू सर। तो क्या हो गया सुनील? आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। वाइन स्टार सी नहीं पढ़ी क्या सुमन? एड्रेस रिटर्न करोगे तो स्टार तो लगाओगे ना। सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी तो दिक्कत जाएगी बेटा आपको। सी लैंग्वेज पे मेहनत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत भारी मिस्टेक करते हैं कि सी लैंग्वेज को हल्के में लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको डाउट आ रहे हैं ना सुमन, ये डाउट सी लैंग्वेज ठीक से नहीं करने के कारण आ रहे हैं। सी लैंग्वेज के पूरे वीडियोस रखे हुए हैं इस पूरे कोर्स में। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, अरे हमारा सेमेस्टर आखिरी है, अब तो जॉब चाहिए मुझे, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं सी लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, बेसिक्स तो करने पड़ेंगे ना, नहीं तो ऐसे ही डाउट आते रहेंगे। हाँ विजय सिंह कर सकते हैं। ठीक है, ये सुमन ये सब पढ़ाया हुआ है, सी लैंग्वेज के पॉइंटर्स वाले चैप्टर्स देखो। जब एड्रेस रिटर्न कराते हैं तो स्टार लगाते हैं। बिल्कुल शुभम, 2-3 बार देखोगे तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। मनीष वीडियोस देखो, असाइनमेंट्स करो, है ना। मैं सोल्यूशन करा ही रहा हूं हर एक असाइनमेंट का। आपको मौका मिल रहा है, आप टाइम दो उस पर, उसको वीक मत रहने दो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनको वीक मत रहने दो, इनकी प्रैक्टिस करो आप। इसमें लेवल बढ़ाने वाला काम तो डेटा स्ट्रक्चर में हो जाएगा, लेकिन एक एक बेसिक लेवल तो क्लियर करना है अपने को। ठीक है, तो अभी अच्छे से क्लियर हुआ। कोई सवाल नहीं बने तो कब तक आंसर नहीं देखना है, इसका कोई फिक्स रूल है ही नहीं। तुम जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक नहीं देखना है। जब तुम गिव अप कर दोगे देख लेना, है ना। गिव अप करने से तुम कभी भी बेहतर नहीं बनोगे। अगर तुम गिव अप करोगे तो तुम कभी भी बेहतर नहीं बनोगे। बेहतर बनने के लिए गिव अप करना छोड़ना पड़ेगा। देखो, दुनिया में जो लोग सफल होते हैं, कुछ बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष किन चीजों से होता है? हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियों के कारण हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमारे हालात बुरे होते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं। पर असली में जो संघर्ष किया जाता है वो अपनी सोच और आदतों से किया जाता है।
हमारे ये मानते रहने से कि ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे से, इस सोच को बदलने में जो मेहनत लग रही है, संघर्ष लग रहा है, वही सबसे बड़ा संघर्ष है। तुम्हें कामयाबी तक पहुंचाने के लिए ये संघर्ष जरूरी है। कई बार मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं। फर्स्ट आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने हार को देखा ही नहीं, तो जब तुम्हें हार मिलेगी तो तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम उसको किस तरीके से लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतने में कोई बुराई नहीं है, जीतना बहुत अच्छा अनुभव है, पर हारना भी जरूरी है। तुमसे जब कोई सवाल नहीं बनता है ना, तो तुम हारते हो। बिना हारे तुम अपना निर्माण नहीं कर सकते। जब तुम हारते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो। जब जब तुम हारते हो तुम कुछ नया सीखते हो। तुमसे सवाल नहीं बनता है, इसीलिए तुम उसके बारे में सोचते हो कि उसे कैसे बनाना है और अभी क्यों नहीं बना, क्या गलत किया। तुम उन संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू करते हो जो शायद नहीं सोचते अगर वो एक बार में बन जाता। इंसान अपने आप को बेहतर कैसे करता है? इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है अपने अनुभवों के आधार पे बेहतर रिएक्ट करना, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिएक्ट करना। आपकी बॉडी के हर एक पार्ट इसी उद्देश्य से काम करता है, ध्यान रखो इस बात को। हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा इसी एक नियम पे काम करता है कि अनुभव जितना ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स होगा। नहीं होता ऐसा? नहीं समझे बात को? तुम अपने हाथ को दिन में 1000 बार ऐसे करो, 1000 बार रोज करो, तुम्हारा ये हाथ इस हाथ से बेहतर काम करेगा। मैं पक्का वादा कह रहा हूं, ये हाथ ज्यादा बेहतर काम करने लगेगा इस हाथ के मुकाबले। सिंपल सा नियम। जितना ज्यादा आप कर रहे हो, ये मसल मेमोरी बनती जा रही है। टाइपिस्ट जब टाइपिंग करता है, उंगलियों को याद हो जाता है, उनकी जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं उससे वो याद रख पाते हैं कि इधर पे अगर ए टाइप करना है तो कौन सी वाली उंगली हरकत में आएगी। पर ये तब होता है जब हम बार बार करते हैं। हम जब पहली बार करते हैं तो असफल हो जाते हैं, कई बार करते हैं तो असफल हो जाते हैं, पर वो कई बार और कई बार करने की जरूरत है। इतनी बार करने की जरूरत है कि वो धीरे 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 करके हमारे लिए सहज हो जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो बाद में हमें लगता है कि यार ये तो बहुत आसान था। सोचो जब तुम छोटे थे और साइकिल चलाने की कोशिश करते थे, साइकिल बैलेंस नहीं हो पाती थी। ऐसा लगता था दो पहियों पे कैसे चला लेगा कोई। कोशिश करी, गिर गए, फिर कोशिश करी, फिर गिर गए, कई बार चोट भी लग गई, कई बार थोड़ी दूर तक गए फिर गिर गए, बहुत कुछ हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि चलाने भी लग गए, लेकिन फिर भी किसी दिन मोड़ पे गिर गए, उतना अनुभव नहीं हो पाया था शायद। क्या तुम इनको असफलताएं मानते हो? क्या तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारे जीवन की असफलताएं हैं कि तुमने जब पहली बार पेडल मारा तो गिर गए थे? क्या ये तुम्हारे जीवन की असफलता है? अरे नहीं भाई, ये तो बेसिक नियम है। सीखने का बेसिक नियम यही तो है। जब तुम कुछ करोगे तो असफल होगे, उस असफलता को याद रखोगे, अगली बार वो गलती दोहराने से बचोगे जिसके कारण तुम असफल हुए थे। तो तुम अगली बार सेम सिचुएशन में कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। फिर भी तुम कुछ गलत कर दोगे, लग जाएगी, गिर जाओगे, दोबारा असफल हुए, बार बार असफल हो रहे हो। पर ये असफलता कहां है? ये तो सीखने का एक प्रक्रिया है।
हर बार तुम उसको याद रखने की कोशिश करते हो कि क्यों तुम गिर गए थे, क्यों तुमसे नहीं हो पाया था, और उसी अनुभव के आधार पे अगली बार तुम कुछ ऐसा ट्राई करते हो जो अभी तक ट्राई नहीं करा था, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो ट्राई करूंगा जो पहले कर चुका हूं उससे तो फिर असफलता हाथ लगेगी। तो तुम सफल होने के लिए फिर कुछ नया ट्राई करते हो, और एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारा कोशिश कामयाब हो जाती है। होता है, किसी को 4 बार में होगा, किसी को 10 बार में होगा, किसी को 20 बार में होगा। और एक बार जब समझ में आ जाता है तो उस अनुभव को भी फिर याद रख लिया जाता है, दिमाग उसको समझ जाता है, आपकी पूरी बॉडी की मसल्स उसको याद रखती हैं, और अगली बार फिर जिससे सफलता मिली थी उसी चीज को दोहराने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, बार बार अब हम सही चलाना सीख जाते हैं। तो पढ़ाई में भी यही है, जब तुमसे कोई सवाल नहीं बन रहा तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि यह असफलता है? ये भी तो वो साइकिल से गिरने जैसी बात ही है ना, ये तो लर्निंग की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गलत हो रहा है? ऐसे ही तो सीखते हैं। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो निराशा आती है, होता है, लेकिन सीखने का तो यही तरीका है। निराशा आती है तो निराशा से ज्यादा आपके मन में ये विचार आना चाहिए, आपके दिमाग में ये सोच होनी चाहिए कि निराशा की तो कोई बात ही नहीं। जब हम बात करते हैं दुनिया के उन लोगों की जो किसी मुकाम पर पहुंचे, उनकी सोच में यही तो मैच्योरिटी थी, क्लियरिटी थी, कि उन्होंने इसे असफलता माना ही नहीं। उन्होंने ये सोचा कि अच्छा क्यों गलत हो गया, अच्छा इस कारण गलत हो गया, एनालाइज किया, अगली बार ये गलती नहीं करनी, बस। हर बार जब प्रोग्राम नहीं बनता है तो हमको इसी तरह से सोचना है, हम क्या कर रहे थे, कैसे ट्राई कर रहे थे, लिख रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं, और उसके बाद भी चीजें नहीं बन रही हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी में देखो, आप इंट स्टार क्यों लिखते हैं नहीं मालूम, पढ़ो उसके बारे में, गूगल करो, सर्च करो, नोट्स पढ़ो, वीडियो लेक्चर देखो, आएगा समझ में। पर उतनी मेहनत से हम बचना चाहते हैं, हम आलसी हैं, हम मक्कारी करना चाहते हैं। और हम जब ऐसे हैं तो फिर कैसे सपना देख रहे हो कि हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे बहुत चंद लोग पहुंचते हैं? अरे अगर हमें उस मुकाम पर पहुंचना है तो हमारे को अपनी सोच से लड़ना पड़ेगा। ये जो मक्कारी वाली सोच है ना, आलस वाली सोच है, इससे बचना पड़ेगा, और इससे लड़ना सबको पड़ता है। सुबह नींद सबको प्यारी होती है, सबको उससे लड़ना होता है। जो खिलाड़ी सुबह सुबह नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाता है 5 बजे उठ के, उसे भी नींद प्यारी है, लेकिन वो लड़ता है और जीतता है और उठ के चला जाता है। तुम नहीं जा पा रहे हो, इतनी फर्क है ना। सफलता, सफल इंसान और असफल इंसान में यही तो फर्क लगता है ना तुम्हें। तो ये सोच का फर्क है, इच्छा शक्ति का फर्क है। तो तुम्हारी असली लड़ाई ना तुम्हारी सोच के साथ। तुम्हें किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ अपनी सोच को सही करना है, वरना बेसिक नियम तो सभी जगह सेम चलेगा। तो हमें शेख चिल्ली नहीं बनना है, हमको सिर्फ सोचते नहीं रह जाना, हमको करना है। तो कोई सवाल नहीं बनेगा मैं ऐसा क्यों मानूं, अरे अभी नहीं बना लेकिन कभी नहीं बनेगा ये मैं क्यों मानूं, करके रहूंगा। और अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है इसको जानने की कोशिश करूंगा। कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ूंगा, कोई चीज समझने की जरूरत है वो करूंगा, ड्राई रन करना है ड्राई रन करूंगा, समय लगता है लगाऊंगा, पर अगर जिद है तो वो बना के रहूंगा, गिव अप क्यों करूंगा, है ना। विशाल कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी, क्यों नहीं है जरूरी। पर एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। अच्छा बताओ, किसी इंसान को घबराहट के कारण दिल का दौरा पड़ गया, घबराहट क्या है? हो सकता है कोई डर, ज्यादा चिंता, ज्यादा परेशानी, ये क्या है? ये मानसिक तनाव है ना, मन में कुछ खलबली चल रही है, यही है ना। पर उस खलबली से आपके शरीर के अंदर के अंगों पर कितना असर पड़ रहा है, होता है ना। तो मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कैसे सुधारी जा सकती है? मेंटल हेल्थ कैसे सुधारी जा सकती है? तो पहले तो व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। चिंता करने वाले गिव अप करने वाले लोग हैं। चिंता वो करते हैं जो गिव अप करने का एटीट्यूड रखते हैं। जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी ये वो सोचते हैं जो कुछ करते नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो,
आप मेहनत कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, आप सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो, आप प्रॉब्लम की चिंता में डूबे नहीं जा रहे हो। मेंटल हेल्थ के लिए पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, कोई कोई स्पोर्ट्स में भी कर सकते हो। टाइम का एक बैलेंस करना पड़ता है कि हमें किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो हमको करना पड़ता है ना। हर चीज का महत्व है, लेकिन एक समय भी होता है हर चीज के लिए कि कब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है, पर हाँ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना ही चाहिए। और मेंटल हेल्थ के लिए कोई बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मुझे मिलिंद सुमन की वो बात बहुत अच्छे से याद है, जब उन्होंने कहा था कि उन्हें 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा भी होगा और कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो भी वो अपनी हेल्थ के लिए बेसिक एक्सरसाइज कर लेंगे। और 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, 25 मिनट, आधा घंटा, और वो हो जाएगा। तो जो करने वाला है वो कर लेगा, सिर्फ जिम ज्वाइन करके ही होगा ऐसा नहीं। है ना। खैर, हमारा डिस्कशन दूसरे डायरेक्शन में चला गया, पर बात हो रही है मेमोरी लीक की, और बात हो रही है कि मेमोरी लीक से कैसे बचा जाए। तो दो उपाय की बात करी, एक तो फ्री कराने की बात, और दूसरा हम उस एड्रेस को रिटर्न करके किसी ना किसी पॉइंटर में रख लें, सो दैट कि उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस किया जा सके। बात यही है कि मेमोरी को फ्री भी नहीं कराया और कोई उसे पॉइंट भी नहीं कर रहा है, तो मेमोरी लीक होगी। अब आपको मेमोरी लीक के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि मैलॉक कैलॉक की मदद से बने मेमोरी ब्लॉक को आप कभी भी फ्री करा सकते हो। आपको समझ में आ गया है ये चीजें सी एंड सी प्लस प्लस दोनों में एप्लीकेबल। लेकिन सी प्लस प्लस में कुछ नया भी आ गया है। तो सी प्लस प्लस के अंदर देखो, जो आप मैलॉक की मदद से काम करते थे ना, या कैलॉक की मदद से काम करते थे, वो काम यहां पर न्यू की मदद से करोगे। जो आप फ्री फंक्शन की मदद से काम करते थे, ठीक है, वो काम यहां डिलीट की मदद से करोगे। सी प्लस प्लस में ये दोनों चीजें सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं है। और ये तीनों चीजें सी में भी हैं और सी प्लस प्लस में भी है। ठीक है। अब न्यू और डिलीट कीवर्ड्स हैं। ठीक है। न्यू एंड डिलीट क्या है? कीवर्ड्स। न्यू एंड डिलीट आर कीवर्ड्स। न्यू एंड डिलीट आर ऑपरेटर्स ऑल्सो। ये न्यू और डिलीट को ऑपरेटर भी कहा जाता है और ये कीवर्ड्स भी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है उसको समझते हैं, और ये मैलॉक कैलॉक से कैसे अलग है। देखो, मैलॉक को जब तुम कॉल करते थे तो मैलॉक में तुम टाइप नहीं बता सकते, केवल साइज बताते थे और मेमोरी ब्लॉक बन जाता था। अब साइज से टाइप का पता नहीं चलता, पर टाइप से साइज का पता चल जाता है। मतलब 4 से ये नहीं पता चल रहा कि वो इंट है कि फ्लोट है, लेकिन फ्लोट बोल दिया तो इसका साइज 4 है, ये पता चल जाता है। तो वही बोल रहा हूं कि साइज से टाइप का पता नहीं चलता, पर टाइप से साइज का पता चल जाता है। तो मैलॉक में हम साइज बताते हैं, तो टाइप टाइप हम नहीं बता पाते। तो फिर हमें कोई पॉइंटर बनाना होता है, और पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप का मेमोरी ब्लॉक कंसिडर होता है। अब इससे नुकसान क्या है? जब आप मैलॉक फंक्शन को कॉल करोगे और आप गलती से 4 की जगह 5 लिख दिया, और इसका एड्रेस आपने जिस पॉइंटर में रखा वो इंट टाइप का पॉइंटर है, तो भैया पी पॉइंटर जो है ना, वो जब इस 5 बाइट्स के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो वो तो सिर्फ 4 बाइट को ही एक्सेस कर पाएगा। जब तुम स्टार पी बोलोगे तो वो पी, क्योंकि इंट टाइप का पॉइंटर है, इसलिए स्टार पी का मतलब सिर्फ ये 4 बाइट होंगे। तो ये जो 5वीं बाइट है ये एक्चुअल में यूजलेस है। अब ये गलती क्यों हो गई? आपने 4 की जगह 5 लिख दिया, 5th बाइट एक्सेस ही नहीं हो पा रही। तो ये हो रही है मिस्टेक। ठीक, ये मिस्टेक हो जाती है, मैलॉक में ऐसा हो सकता है। ये मिस्टेक ना हो इसके लिए बेहतर उपाय यह है कि आप न्यू का इस्तेमाल करें। न्यू के साथ आपको सिर्फ लिखना होता है डेटा टाइप, और उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है। जैसे जैसे मैंने न्यू लिखा और न्यू के बाद इंट लिखा, तो क्या हुआ? इंट टाइप का एक वेरिएबल बन गया, और इंट पॉइंटर में मैंने उसको असाइन कर लिया। न्यू भी मैलॉक की तरह एड्रेस ही रिटर्न करता है, पर न्यू कोई फंक्शन नहीं।
न्यू एक ऑपरेटर, हाँ तो फंक्शनैलिटी जैसे ही काम कर रहा है पर ये ऑपरेटर। तो न्यू ने क्या रिटर्न करा, न्यू ने रिटर्न करा है एड्रेस, किसका, इंट टाइप के वेरिएबल का। जबकि मैलॉक क्या करता था, मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न करता था वो वॉइड टाइप का होता था, वॉइड पॉइंटर रिटर्न होता था, ठीक है, इसलिए टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती थी। पर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जिस टाइप का, क्योंकि साइज से टाइप का पता नहीं चलता पर टाइप से साइज का पता चल जाता है, तो टाइप स्पेसिफाई कर देने से ये इंट टाइप का वेरिएबल बन गया और उसका एड्रेस रिटर्न हो गया, तो इंट टाइप के पॉइंटर में रख लिया। आप चाहो तो न्यू कॉम्प्लेक्स लिख दो, तो कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका एड्रेस मैंने एक पॉइंटर में रख लिया, तो वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉइंटर है, ये आ गया। समझ में आया? इस लाइन को सी प्लस प्लस में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के आगे पैरेंथेसिस लगाना नहीं लगाना तुम्हारे पास चॉइस है, ऐसे लिखो तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है। पर ये सिर्फ क्लासेस के लिए, इंट के आगे पैरेंथेसिस ऐसे मत लगा देना, ये सिर्फ क्लास है इसलिए ऐसा कर सकते हो। तो न्यू लिखोगे और डेटा टाइप लिखोगे तो उस टाइप का वेरिएबल डायनेमिकली क्रिएट हो जाएगा। अब न्यू की मदद से कैलॉक वाला काम कैसे करोगे, एरे कैसे बनाओगे, जैसे मैं फ्लोट टाइप का एक एरे बनाना चाहता हूं, तो मैंने लिखा न्यू फ्लोट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 5, तो ये 5 साइज का वेरिएबल बन गया। इस 5 की जगह पर तुम कोई वेरिएबल n लिख दो, n की वैल्यू यूजर से एंटर करा लो, तो फिर ये एरे उस साइज का होगा जैसा यूजर चाह रहा है, ठीक है। और ये पहले ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा, तो ये पीटीआर में आ गया, तो ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है क्योंकि फ्लोट टाइप का एरे बनाया। फिर पॉइंटर के थ्रू आप कैसे एक्सेस करते हो वेरिएबल्स को, वो तो आता ही है। अब इसकी मेमोरी को अगर तुम्हें रिलीज करना है तो कैसे करोगे, इस मेमोरी को रिलीज करना है तो कैसे करोगे, सिंपली लिखो डिलीट और पी लिख दो। पी की मेमोरी रिलीज नहीं हो रही, वो तो एसएमए वाला वेरिएबल है, डिलीट की मदद से डीएमए वाला वेरिएबल रिलीज होगा जो न्यू की मदद से बना था। तो आपने जो पॉइंटर दिया है उसके कारण डिलीट को एड्रेस मिल गया है, पी के अंदर क्या रखा है, एड्रेस रखा है ना इस वेरिएबल का, तो डिलीट की मदद से ये मेमोरी की रिलीज हुई। ऐसी डिलीट क्यों लिखोगे तो इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। पर एरे की मेमोरी को रिलीज करना है तो खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको पॉइंटर नेम के पहले, तो इस तरीके से इस पूरे की मेमोरी रिलीज हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रीअलॉक की जगह कुछ नहीं। ठीक है, नहीं नहीं स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखो। सिंटेक्स है उसका, है ना, ये तो डिलीट करा रहे हो, कोई एरे बना थोड़ी रहे हो। ठीक है, हो गया खत्म, न्यू डिलीट भी हो गया। अब तो बस असाइनमेंट करने हैं, बाकी तो न्यू डिलीट हो गया आपका, पॉइंटर्स हमने पढ़ लिया। चलो अब हम लोग लेंगे 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी 4:40 हो रहा है, 4:45 पे रिज्यूम करेंगे।
यस, वेलकम बैक। और अब असाइनमेंट नंबर 26 को हमें करना है। असाइनमेंट नंबर 26 के लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं, असाइनमेंट 26.c, और इसके अंदर हैश इंक्लूड stdio.h। अब देखें जरा इसमें क्या करने को बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है डिफाइन करो एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय विथ मेंबर वेरिएबल्स आईडी, नेम एंड सैलरी। एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर हम लोगों को बनाना है तीन चीजें, आईडी, नेम और सैलरी। तो सबसे पहले इंट आईडी और कैर नेम 20 ले लो और फ्लोट सैलरी। ये बन गया। तो पहला सवाल तो हमारा हो गया। दूसरा है राइट अ फंक्शन टू टेक इनपुट एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम यूजर, रेफर स्ट्रक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसी में हमें आगे करना है कि हमें एम्प्लॉय का डेटा इनपुट कराना है यूजर से। तो यूजर से डेटा कैसे इनपुट कराओगे? यूजर से डेटा कैसे इनपुट कराओगे बताओ? इनपुट एम्प्लॉय नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और ये एम्प्लॉय का डेटा इनपुट करेगा, ठीक है। और किस एम्प्लॉय का डेटा इनपुट होगा? तो ये इनपुट करा के रिटर्न करा देगा। तो एम्प्लॉय रिटर्न टाइप रख लो, ठीक है। देखो ये तो सी लैंग्वेज के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि डॉट सी फाइल है तो स्ट्रक्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ई, और इसमें हम लोग यूजर को मैसेज देते हैं printf एंटर एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी, ठीक है। तीनों चीजें एंटर करवानी है। तो सबसे पहले स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ e.id। देन अच्छा ये बताओ, अब अगली चीज कैसे इनपुट कराऊंगा? बताओ बताओ, देख लें तुम लोगों ने करा है कि नहीं करा। सब मेरे से ही सॉल्व करवा रहे हो, वरना पता चला कर रहे हो तुम लोग सॉल्व, की नहीं कर रहे हो? 26 वाला असाइनमेंट करा कि नहीं करा? अभिषेक तिवारी, तुमने नहीं करा, ये साबित हो गया है। एफ गेट्स फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एफ गेट्स फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा? नेम। नेम पर कैसे लिखोगे नेम? e.name। और क्या लिखना पड़ता है? साइज। और क्या लिखना पड़ता है? stdin। याद आया? और क्या करना पड़ता है? एफ फ्लश, एफ फ्लश stdin। और क्या है फिर? और क्या करना पड़ेगा बताइए? ओके अभिषेक, स्कैन एफ %f एड्रेस ऑफ e.सैलरी और रिटर्न करा दो e। क्लियर? चलो अगला सवाल, राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डेटा। चलो इसमें एम्प्लॉय डेटा भी डिस्प्ले कराओ, एक फंक्शन और बनाओ। नीचे बनाता हूं, डिस्प्ले एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई। तो यहां पर प्रिंट कराना है न्यू लाइन से %d %s %f। यहां पर प्रिंट करा दो e.id की वैल्यू, e.name की वैल्यू, e.सैलरी की वैल्यू, ठीक है। हो गया ये भी। चौथा सवाल है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय फ्रॉम अ गिवन एरे ऑफ 10 एम्प्लॉइज। सोचो 10 एम्प्लॉइज का डेटा है आपके पास एक एरे में, एम्प्लॉय टाइप का एरे है, और उसमें हाईएस्ट सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करा आप लोगों ने कि नहीं करा? ये ऑनेस्टली बताओ, किसी से बना है?
बन गया? तो क्या रिटर्न करवाओगे? वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट एम्प्लॉय नहीं, हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय, ठीक है। इसको क्या मिला होगा? एरे मिला होगा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई और खाली स्क्वायर ब्रैकेट, और कितने एम्प्लॉय हैं उसका साइज, है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गया होगा। सैलरी के आधार पे आपको देखना है कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, ईएमपी, और है ना, इसमें हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय का डेटा रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें ईएमपी के अंदर असाइन कर देता हूं सबसे पहले E0 की वैल्यू, ठीक है। तो ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करता हूं कि ये मान लिया है कि पहला वाला जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n-1 तक चलाता हूँ, और आई प्लस प्लस। अब ये आई वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इंट आई, ठीक है। अब ये लूप चल रहा है उतनी बार जितने एम्प्लॉइज हैं उससे एक कम, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पर n-1 तक जा रहा हूँ, क्योंकि पहले एम्प्लॉय का डेटा तो ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ ना ईएमपी में। तो अब मुझे चेक करना है कि जो ईएमपी के पास सैलरी है, अगर वो कम है ई आई डॉट सैलरी से, तो इसका मतलब ईएमपी में रहने का हक है ई आई का, ठीक। एट लास्ट जब ये लूप एंड होगा तो ईएमपी के अंदर हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय आ चुका होगा, उसको रिटर्न करा दीजिए। हो गया? अगला सवाल। यस संदीप, बिल्कुल लिखना चाहिए। जब हम इनपुट करा रहे हैं एफ गेट्स के जस्ट बाद, हमें ऐसा भी लिखना चाहिए, न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह वो नल आ जाए, इसलिए, ठीक है। अगला क्या है? राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर सैलरीज। सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे, ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे अरेंज करना है, ठीक है। तो एक बना लेते हैं वॉइड सॉर्ट बाय सैलरी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा एक एम्प्लॉय का एरे और उसका साइज। अब मुझे ये करना है कि इस एम्प्लॉय के डेटा को सॉर्ट करना है। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय का, तो उसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय निकाल लूँ, अगर हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय निकाल लूँ, उसमें ये एरे पास कर दूं और एरे का साइज पास कर दूं, तो ये मुझे क्या दे देगा? हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय दे देगा। ये हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय मुझे रखना है लास्ट वाले इंडेक्स पे, मतलब ई ई n-1 पे, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट वाले में होनी चाहिए, पर सबसे लास्ट में जो वैल्यू थी वो कहाँ जाएगी? तो पहले मुझे उस वैल्यू का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो क्या होगा ना कि अगर मैं टेम्प के अंदर असाइन कर दूंगा n-1, तो लास्ट वाला जो एम्प्लॉय है एरे में वो आ जाएगा टेम्प के अंदर, ठीक है। और लास्ट वाले में ये हाईएस्ट एम्प्लॉय, हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय वाला आ जाएगा। लेकिन फिर हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय वो कहाँ था वो भी तो पता नहीं है ना अपने को, वो भी पता नहीं है। अच्छा, वो इंडेक्स भी चाहिए रहेगा। अरे नहीं, तो फिर इससे नहीं करते, क्योंकि इंडेक्स भी चाहिए रहेगा अपने को, है ना, नहीं तो इससे कर लेते हैं। इनफैक्ट इंडेक्स रिटर्न करता तो ज्यादा अच्छा था, एरे का इंडेक्स रिटर्न करता तो ज्यादा अच्छा था। जैसे
मतलब मुझे या तो मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं इंडेक्स रिटर्न करवाऊं, कर सकते हैं, और या फिर मैं एक अलग फंक्शन बनाऊं जो इंडेक्स रिटर्न करे, या फिर नहीं करवाते यहीं पर कोड लिख देते हैं। ठीक है, खैर टेम्प की तो मुझे जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं या तो सिलेक्शन सॉर्ट लगा लो या बबल सॉर्ट लगा लो, जो भी आपको लगाना है। सिलेक्शन सॉर्ट में आपको पहले सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बनाना पड़ेगा, है ना। बना दूं, बना देता हूँ चलो। हर बार बबल सॉर्ट लगाते हैं तो एक बार सिलेक्शन सॉर्ट भी लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ हाईएस्ट सैलरी, इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय, और ये रिटर्न करेगा इंडेक्स। ठीक है, और इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं इंडेक्स। तो यहां पर इंडेक्स हो जाएगा 0। तो हर बार इफ में कोई दिक्कत नहीं है संदीप, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कर रहा हूं, वही जो फंक्शन था ना हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय वाला, वही फंक्शन है, पर मैं एम्प्लॉय रिटर्न कराने की बजाय वो इंडेक्स रिटर्न करा रहा हूं जहां पे वो एम्प्लॉय मिला है। तो जहां पर भी मिला होगा ना इंडेक्स में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा हूं, देखो जरा समझो, ईएमपी रिटर्न कराने की बजाय इंडेक्स रिटर्न